रात घनी हो चुकी थी। इस घने अंधेरे के बीच में रागिनी बिना किसी भाव के खड़ी थी। उसने कुछ मंत्र पढ़े और हाथों से कुछ अजीब सा निशान हवा में बनाने लगी। एक चमकीली सुनहरी रोशनी के साथ वो निशान एक सिक्के का आकार लेने लगा। देखते ही देखते वो सिक्का रोशनी से एक अलग सिक्के में बदल कर रागिनी के हाथ में आ गया। रागिनी ने उस सिक्के को पकड़ा जो कि बड़ा ही पुराना नजर आ रहा था। फिर इस सिक्के में अपनी शक्तियां भरनी शुरू कर दी, जिससे कि वो चमकने लगा और एक सफ़ेद रोशनी निकल कर आकाश में चली गई। रागिनी ने उस सिक्के को वापस गायब कर दिया और वहां से वापस दक्षिणी महल चली गई। वहां जाने के बाद वो वापस अपनी अंगूठी की दुनिया में चली गई। इस बार उसे एक बड़ी अजीब चीज नजर आई। रिमझिम एक इंसानी रूप ले चुकी थी, मगर वो एक बड़े से क्रिस्टल पत्थर में बंद हो चुकी थी। शायद ये उसकी सुरक्षा के लिए था। उस क्रिस्टल पत्थर से लगातार सफ़ेद रोशनी निकल रही थी, जिसे छोटा ड्रैगन अवशोषित करने में लगा हुआ था। रागिनी रिमझिम को उस पारदर्शी शीशे से साफ देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बहुत ही गहरी नींद में सो रही है। वहाँ के आसपास की शक्तियाँ जिस पर रफ्तार बढ़ रही थी, उससे रागिनी उम्मीद लगा सकती थी कि जब रिमझिम जागेगी तो शायद वो आध्यात्मिक साधक के चरम पर, या फिर हो सकता है कि शुरुआती रैंक की स्वर्गीय साधक भी बन जाए। रागिनी चुपचाप वही फिर एक पत्थर के पास बैठ गई और अपने छठे गोले को जागृत कर उसमें शक्तियाँ भेजने लगी, ताकि छठे तत्व के बारे में जांच के। पूरे 2 घंटे तक कोशिश करने के बाद भी आखिरकार उस गोले में कुछ हलचल शुरू होने लगी। लगभग पूरे 4 घंटों बाद उस गोले में कुछ साफ साफ नजर आने लगा। जो भी था बड़ा ही अजीब था, मगर बिल्कुल जैसा रागिनी ने अपने सपने में देखा था कुछ वैसा ही था। वो इस तत्व को पहचान ही नहीं पा रही थी। उस गोले के बीचों बीच एक काला आँख नजर आ रहा था कि एक तरफ आसमानी रंग और दूसरे तरफ इंद्रधनुष में मौजूद सारे रंग। उसे उस आँख में बड़ी ही भयानक शक्ति महसूस हो रही थी। रागिनी असमंजस में बोली, ये कौन सा तत्व है? उसने ऐसा किसी तत्व के बारे में नहीं सुना था जिसमें ऐसी 3 अजीब नजरें हों। अभी वो रिमझिम की तरफ देख रही थी। काश वो जाग रही होती तो शायद कुछ बता पाती, मगर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अद्भुत! रागिनी आसपास डर के मारे खड़ी हो गई और बोली, कौन? कौन बोला? जैसा कि रागिनी ने अभी से कहा था, वो सोमान शहर के लिए रात में ही निकल गई। अपने असली रूप में, एक बच्चे के रूप में वो वहाँ राजकुमारी रूहानिका बन के नहीं जा रही थी, क्योंकि वो फिर से राजकुमार शौर्य के निशाने पर नहीं आना चाहती थी और न ही किसी अतिरिक्त मुसीबत में फंसना चाहती थी। रियान को अपने बड़े भाई से एक गुप्त संदेश मिला, जिसमें लिखा था कि उसे सोमान शहर जाके शौर्य की मदद करनी होगी ताकि मामला जल्द से सुलझ सके। खास बात, उसका बेटी यू और बेटी इर भी वही थे जो सैनिक उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा छुपकर उनके साथ रहते थे। उनसे किसी कारण से संपर्क टूट गया। किसी को भी उनके वहां होने की खबर नहीं थी, इसलिए उन्हें उन दोनों की चिंता हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, इस मामले को सुलझाकर पूर्वी समंदर की ओर जाना चाहिए। उन्हें हाल ही में खबर मिली थी कि लगभग आधे महीने के अंदर प्राचीन स्वर्णिम महल दिखाई देने रहे हैं। ये बात पूरे महाद्वीप में फैल चुकी थी। 5 महान शीर्ष ताकतें भी वहां मौजूद होंगी। वैसे तो उनके होते हुए कोई भी बेहद की खजाना पाना मुश्किल था, मगर फिर भी उसे एक बार कोशिश करनी चाहिए थी। उस पत्थर के साथ ही एक सुनहरा कागज था, जिसमें सभी साम्राज्य और दलों के सबसे शक्तिशाली और काबिल योद्धाओं का नाम लिखा था। उन नामों में एक नाम राजकुमार रियान का भी था, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके बड़े भाई ने कहा था वहाँ एक बार तो रियान जरूर जाएगा। मगर उसने इस बारे में ज़्यादा बिल्कुल नहीं सोचा। लोमान साम्राज्य, पूरे साम्राज्य के सबसे ऊंची टावर पर एक लड़की हरे कपड़े पहने पालथी मारकर बैठी थी और ध्यान से मुद्रा में लगी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसके काले लंबे बाल आकाश में लहरा रहे थे। वहाँ काफ़ी धुंध छाई हुई थी। आसपास शक्तियों का कोहरा काफ़ी बना हुआ था। उस घने कोहरे में से वो लड़की शक्ति अवशोषित करती जा रही थी। उसका शरीर चमक रहा था। वो अपने हाथ में कुछ सील बना रही थी। जैसे जैसे वो सील बना रही थी, लोमान साम्राज्य पर चढ़ा सुरक्षा कवच वाला माया जाल चमक रहा था, मगर कुछ ही पलों में वो चमक गायब हो गई। उस लड़की से सील बनाने में कुछ गलती हुई थी, इसलिए साम्राज्य का सुरक्षा कवच बरकरार था। ये महसूस करके उस लड़की ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों में पूरे जहाँ की मासूमियत छिपी थी, मगर उसके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी थी। रात में चांद की रोशनी के कारण उसका चेहरा और भी ज़्यादा चमक रहा था। वो लड़की अपनी जगह से खड़ी हुई और महल की दिफा में देखते हुए बोली, 2 महीने लगातार मेहनत करके अपने साधना स्तर बढ़ा लिया, और इस जाल को समझने के बाद भी मैं ये सुरक्षा माया जाल नहीं तोड़ पाई। युक्ति दीदी, आप कमाल हो, पर मैं भी आपकी ही बहन हूँ, तो मैं ये जाल तोड़कर ही रहूँगी। वो लड़की वहाँ से जाने लगी। तभी वहाँ एक जादुई अवचेतन स्वरूप प्रकट हुआ
और बड़ी इज्जत के साथ कहा, राजकुमारी को इस दासी का प्रणाम। महाराज का आदेश है कि आप साधना से बाहर आते ही उनके सामने उपस्थित हो। अपना वाक्य पूरा करने के बाद जादुई स्वरूप गायब हो गया और संयुक्त ने अपनी तलवार निकाली और उस पर सवार होकर वहां से उड़ गई। एक बड़े से हॉल में सबसे ऊपरी स्थान पर एक हीरों से जड़ा हुआ सिंहासन पर व्यक्ति ठाट बाट से बैठा हुआ था। पूरा हॉल बहुत ही विशाल था और वहां पर एक खंबे पे कुछ खास नक्काशी उकेरी गई थी। जो व्यक्ति सिंहासन पर बैठे थे उसकी आयु लगभग 40 के पार होगी, मगर उनके चेहरे पर अलग ही तेज था। पूरा हॉल इस वक्त खाली था। उनकी दमनकारी आभा पूरे हॉल में फैली हुई थी। ये शक्ति एक 9वें स्तर के स्वर्गीय साधक वाले योद्धा की थी। ये कोई और नहीं बल्कि पूरे लोमान साम्राज्य के राजा अनायास थे। उन्होंने सोने की नक्काशी कोरी गई कपड़ों को पहना हुआ था। उनके बैठने में एक अलग ही राजसी अंदाज नजर आ रहा था। पूरे लोमान साम्राज्य में इनका ही हुकूमत चलता था। लोमान साम्राज्य 4 महान साम्राज्यों में एक है। नील गगन महाद्वीप के पश्चिमी हिस्सों में से ये साम्राज्य बसा हुआ। पूरे महाद्वीप में 5 महान शीर्ष ताकतें मानी जाती है, जिनमें से 3 साम्राज्य और 2 दल शामिल है। बाकी छोटे साम्राज्य या दलों का उनसे कोई भी मुकाबला नहीं है। उन साम्राज्य और दलों के नाम है वायुदेव साम्राज्य, लोमान साम्राज्य, रक्त पिशाचु साम्राज्य और आखिरी 2 निहान दल और बर्फीली दल हैं। तभी लड़की उस बड़े से हॉल में प्रवेश करती है। दिखने में वो बहुत ही खूबसूरत थी। उसकी लंबी टांगे और सुडौल कमर किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए काफ़ी थी। उसके होठों के पास एक छोटा सा तिल था जो उसे और भी आकर्षक बना रहा था। उसने हरे रंग का बहुत ही खूबसूरत ड्रेस पहन रखा था। वह सम्राट के प्रति अपना सिर झुकवाते हुए बोली, सम्राट मेरा प्रणाम स्वीकार करे। बताइए इस राजकुमारी के लिए क्या आदेश है। उसके होठों पर एक बड़ी सी प्यारी सी मुस्कान थी। सम्राट ने कुछ नहीं कहा, बस एक चुटकी बजा दी। उसके ऐसा करते ही पूरे हॉल में एक सुनहरी रोशनी फैल गई और एक छोटा सा महल का आकार ले लिया। उस महल को देखते ही संयुक्ता की मुस्कान जम गई और बोली, ये तो स्वर्णिम महल दिखाई देने वाला। सम्राट ने बस हम कर दिया। संयुक्ता आश्चर्य से बोली, चाचा जी मतलब फिर तो इस महाद्वीप में फिर से एक बड़ी जंग तय है। इस महाद्वीप में एक भी अमर साधक मौजूद नहीं है, पर अगर किसी के हाथ में स्वर्णिम महल की विरासत लग जाए तो अवश्य ही वो दल या फिर साम्राज्य भविष्य में एक अमर साधक तैयार कर पाएगा। जिस भी साम्राज्य या दल ने ऐसा कर लिया, बेशक पूरे नील गगन साम्राज्य में उनका ही शासन चलेगा। स्वर्णिम महल पूर्वी समुद्र के बीचों बीच बसा हुआ था। स्वर्णिम महल प्राचीन काल में एक महाद्वीप की एक बहुत बड़ी ताकत मानी जाती थी, पर कहते हैं ना, वक्त के साथ बड़ी से बड़ी शक्तियों का भी पतन हो जाता है। इसी तरह से स्वर्णिम महल का भी खात्मा हो गया, लेकिन इसके बाद वो पूर्वी समुद्र में कहीं गायब हो गया। अब कई सालों बाद ये फिर से दिखाई देने वाला है। 5 शीर्ष ताकतों ने यह तय किया कि कोई भी साम्राज्य अपने बुजुर्गों को यहाँ से खजाना पाने के लिए नहीं भेजेगा, बल्कि अपनी नई पीढ़ियों के योद्धाओं को ही भेजेगा। हमारे साम्राज्य से 3 योद्धा जा रहे, जिनमें से एक तुम होगी। उन दोनों की अगुवाई तुम्हें ही करनी होगी, इसलिए तैयारी कर लो। संयुक्ता झेपते हुए बोली, चाचा जी ये गलत है। मैं अभी साधना से बाहर आई हूँ और आप अभी मुझे बाहर भेज रहे। सम्राट ने उसकी इस नौटंकी को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हुए बोली, एक सुनहरा कागज उसकी तरफ भेजते हुए बोले, ये लो, इससे पूरे महाद्वीप के 100 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं की जानकारी। संयुक्ता ने कागज के 10वें रैंक से पढ़ना शुरू कर दिया। लदार व्योम साम्राज्य से एक वायु, अग्नि और माया तत्व साधक और आध्यात्मिक साधक का 6ठा स्तर, जिसके साथ उसने कई 7वें स्तर के आध्यात्मिक साधकों को भी हराया है। 9वें रैंक में हिमांशु तिमायु दल के, जो एक अग्नि और पृथ्वी तत्व का आध्यात्मिक साधक के 7वां स्तर पर। ऐसे पढ़ते पढ़ते वो 5वें रैंक पर पहुंच गई, जिस पर नाम लिखा था राजकुमारी मणिका। निहाल दल में से एक अवध मायावी जालकार अपने जालों में किसी 9वें स्तर से आध्यात्मिक साधक को भी कैद कर सकती है और उससे कम रैंक वालों को भी मार सकती है। 4थे रैंक पर आती है, जहां पर लिखा था राजकुमार मिसाक, बर्फ तत्व साधक और आध्यात्मिक साधक का 9वां स्तर, बर्फीली दल। 3रा रैंक राजकुमार रियान ताला साम्राज्य, बिजली और जल तत्व साधक और आध्यात्मिक साधक के 9वें स्तर पर। 9वें स्तर का आध्यात्मिक साधक रहते हुए बड़ी ही आसानी से एक स्वर्गीय साधक के मुकाबले में हरा चुका है। ये पढ़कर वो संयुक्ता खुद को अवाक होने से नहीं रोक पाई। उसने सम्राट की तरफ देखा और बोली, मैं इन लोगों के सामने तो आसपास ही नहीं टिकती, मेरा तो नाम तक नहीं है इस सुनहरे कागज में। वो आगे पढ़ती, अगला नाम उसके लिए काफ़ी जाना पहचाना था, जिसे वो बड़े ही गर्व से पढ़ती थी। 2रा रैंक राजकुमारी युक्ति, लोमान साम्राज्य से एक शुरुआती स्वर्गीय साधक के साथ साथ एक अवध जालकार।
खबरों की मानो तो स्वर्गीय साधक बनते इसने एक तीसरे स्तर के स्वर्गीय साधक को 2 चरम के 9वें स्तर के आध्यात्मिक साधकों को एक साथ मार डाला। संयुक्ता के होठों पर एक गर्व भरी मुस्कान के साथ बोली, अगर इन लोगों को ये पता चल जाए कि युक्ति दीदी ने उन्हें कैसे मारा तो उन्हें हार्ट अटैक ही फेल हो जाएगा। संयुक्ता आखिरी नाम पढ़ती है। राजकुमार निरांश सेया की रक्त पिशाचु दल से स्वर्गीय साधक का दूसरा रैंक। उसके बारे में कोई खास जानकारी न देखकर कहती है, चाचा जी इसके बारे में कोई खास जानकारी क्यों नहीं है? सम्राट ने थोड़ी उलझन भरी अभिव्यक्ति के साथ जवाब दिया, रक्त पिशाचु साम्राज्य ने कभी से बाहर कदम रखने ही नहीं दिया और न ही इसकी खबरों को बाहर फैलाने दिया। वो लोग बहुत ही चालाक हैं। मैंने गुप्त तरीके से पता लगाया है कि निरांश ने हाल ही में अपने दल के 5वें स्तर के स्वर्गीय साधक को हराया है। उसके तरीके बहुत ही अजीब और क्रूर है। लोगों के खून से उसकी शक्ति बढ़ती है, इसलिए उसने जितना हो सके बच के रहना। इसके अलावा तुम्हें रियान मणिक और मिसाक से भी बच कर रहना है। खैर, ताला साम्राज्य से तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। वो एक मामूली सा साम्राज्य, न जाने वहाँ एक ऐसा उत्कृष्ट काबिलियत वाला राजकुमार कैसे पैदा हो गया। खैर, युक्ति से पिछली बार हारने के बाद मुझे नहीं लगता कि मिसाक तुम्हें इतनी आसानी से हाथ भी लगा पाएगा, लेकिन मणिक का कुछ नहीं कह सकते। वो हर पल युक्ति के मायाजालों को मुकाबला करने के लिए तैयार बैठी रहती है और वहाँ उसे न देख के तुम्हें ज़रूर उकसाएगी। ये भी याद रखना, ये जानकारी पूरी तरह से सटीक नहीं है। बहुत से ऐसे छिपे हुए शक्तिशाली योद्धा भी हो सकते हैं जिनका इसमें नाम नहीं है, या फिर कुछ लोगों ने अपनी काबिलियत छुपा कर रखी है।